प्यारे बच्चों, देखिए अब संविधान के हम लोग तीसरे वीडियो में यहाँ पर आपके सामने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे वो अब हम पाठ चालू कर रहे हैं। भाग, अनुच्छेद और किस अनुच्छेद या किस भाग में किस बात का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, ये परीक्षा में बहुत पूछता है, तो वो जानना बहुत जरूरी है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो संविधान का भाग और जिस भाग में कितने अनुच्छेदों में किसी प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है उसका वर्णन हमारे संविधान में बाकायदा पूरी तरीके से क्या है, दर्ज है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। देखिए हमने बता दिया है कि हमारे भारतीय संविधान में एक उद्देशिका है, संविधान की आत्मा, 465 धारा या अनुच्छेद हैं, उससे भी अधिक है। ठीक है ना, ये आपको जानने की जरूरत, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा 450 से अधिक और 500 के बीच में ये है। और कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 5 अनुलग्नक हैं और लगभग 104 तो हो चुका है, 106-7 के करीब संशोधन हो चुके हैं। ये गूगल कर लेना आप लोग। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाए कितना संशोधन हो गया, बस ये आपसे जाना होगा कि हमारे देश की एक उद्देशिका है, हमारे संविधान की, सॉरी, और 25 भाग हैं, ये फिक्स है, और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद तो 465 से भी ऊपर है। ठीक है, तो क्या क्या बात याद रखनी है? भाग और अनुसूचियां, भाग और ये एग्जैक्ट है। ठीक है ना, तो ये तुम्हें तैयार रखना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। अब आते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण भागों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता है। ठीक है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उसको हम ट्रिक कर देंगे, स्टार कर देंगे, उसको आप लोग एकदम याद कर लिए। याद क्या, साथ ही साथ याद करें। अब तक के वीडियो में हमने संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझी। कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1900 और फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, और गणतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी से मनाते हैं। तो ये बातें जान ली। उसके बाद हमने बताया था हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है ना, वो बता दिया था। लगभग 10 और भी ज्यादा हैं महत्वपूर्ण, आपके लिए 10 जो था वो बता दिया। आपसे पूछ दिया जाए क्या हमारा संविधान लचीला संविधान है? यस सर, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर। बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है। तो संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूछ दिया जाता है, उससे प्रश्न बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमारे संविधान में जो भी चीजें तैयार हुई हैं वो किसी पर्टिकुलर किसी देश से कुछ पर्टिकुलर चीजें ली गई हैं। जैसे आपातकाल हमने बता दिया कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज लिया गया है, आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से तैयारी रखिए। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं बेटा तुम्हारी परीक्षा में इससे बियॉन्ड अगर आ गया, 1-2 क्वेश्चन आ जाए कोई बात नहीं। हम 180 में 180 के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें 180 में 120, 140, 150 लाना है। ठीक है, तो इतना कंफर्म है तुम्हें आएगा। बस एक अपने दिमाग में देखो, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन होगा और 4 उत्तर होगा। क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, 4 उत्तर होगा। इसीलिए अगर समझ के साथ पढ़े रहोगे तो 4 आंसर में से एक आंसर ही सही होगा, 3 तो बस फालतू का दिया होगा। अगर तुमने दिमाग लगा के अगर पॉलिटी को समझ लिया, अगर संविधान को समझ लिया तो तुम टैकल कर दोगे क्वेश्चन। नहीं पढ़े रहोगे तभी भी कर दोगे। इसीलिए कोई भी चीज समझ के साथ पढ़ो। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, यह संभावना है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो इसीलिए समझ के साथ पढ़िए कि अगर कोई पार्ट छूट भी जाता है तो क्या आप उसे कर ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अपने दैनिक या सामान्य जीवन को होशपूर्वक जियो, किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो। ठीक है, होशपूर्वक जीना मतलब अपनी आंखें खुली हैं, उसे देखो तो एक बार। अभी राष्ट्रीय आविष्कार की तुम परीक्षा दिए, हमारे चारों बच्चे सक्सेस हुए। सभी चारों बच्चों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहां पर जाके 90 बच्चों में आप सेलेक्ट हुए हैं। पढ़ोगे तो जरूर होगे। देखो कोई 100% नहीं करता है, 60% करता है, 70% करता है। तुम 100% का दिमाग अपने अंदर से, अपने ख्याल से निकाल दो, कोई 100% नहीं होता है। हमें बस निरंतर पढ़ाई करना है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा।
तो अगर निरंतर पढ़ाई करोगे, अधिक से अधिक चीजों को ग्रहण करोगे, कोई चीजों से डरोगे नहीं, जो चीज आ रही है बस उसको पढ़ते जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, परीक्षा में जिस दिन बैठोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा हाँ पढ़ने से मुझे लाभ हुआ है। आखिर पढ़ने से ही तो आज तुम कॉन्फिडेंस फील करते हो। और शिक्षा क्या है? शिक्षा नौकरी नहीं, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी देना नहीं है, शिक्षा का अंदर भय मिटाना है। क्या है? तुम्हारे अंदर से डर दूर हो जाएगा, तुम अपने आप को एक तरह से अपने अंदर से तुम्हें लगेगा कि मैं जिंदा इंसान हूं। क्या हूं? जिंदा इंसान हूं। तुम खुद देखोगे जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो बहुत जिंदा होगा, और जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो लग रहा होगा कि इस धरती पर वो जिंदा तो है लेकिन जीवित नहीं है। आइए चलते हैं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जितने भी चीजें जाएंगी अब परीक्षा की, हालांकि जितने भी पॉलिटिक है, जितने भी वीडियो दिए जाएंगे सब इंपॉर्टेंट है, कई बार दोहरा लेना। छोटे भाग में हम बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। भाग एक में हमारे संविधान में, जैसे आपकी पुस्तक में अध्याय होता है, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 होता है, तो भाग 1 में, हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल, तो अनुच्छेद दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। किसमें? भाग 1 में। इन चारों में क्या क्या बातें की गई है, किसी एक में कुछ और होगा, 2 में कुछ और होगा, 3 में कुछ और होगा, 4 में कुछ और होगा, इतना बृहद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का बात रखता है वो क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है ना? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है कि संघ यूनियन कैसा है, और नए राज्य का निर्माण अगर होता है तो हमें संविधान में क्या करना पड़ेगा, हमारे संसदीय व्यवस्था क्या काम करेगी, हमारे जो भी नेता लोग हैं वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, ये सब चीजों का वर्णन किसमें है बेटा? भाग 1 में। संविधान के पहले ही भाग में इस बात का वर्णन है कि हमारे देश का संघ और राज्य क्षेत्र कैसे बटा है, किस प्रकार से विभाजित है, अगर विभाजित है तो कैसे कैसे विभाजित किया जाएगा, अगर नया राज्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें बताई गई है, उसी अनुसार लोग काम करते हैं। अगर भविष्य में धीरे धीरे क्या है, उस समय एक नियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जैसे भैंस खरीद के लाए हो, तो भैंस खरीद के लाए हो लेकिन भैंस हो सकता है मार देगी, तो भैंस को घर पे रखोगे तो उसको एक पगा दोगे, पगा पैर में बांधोगे कि गर्दन में? गर्दन में बांधोगे। और उस पगा को बस गर्दन में बांध के छोड़ दोगे? नहीं, उसको एक किससे बांधना पड़ेगा? खूंटा से बांधना पड़ेगा। किससे बांधना पड़ेगा बेटा? इसी प्रकार उदाहरण ले रहा है, जस्ट एग्जांपल, यही उदाहरण है कि हमारा संविधान क्या है? एक खूंटा है। क्या है? और ये जो जीव है ये समझ लो हम सभी लोग हैं। पगहा हमारा संविधान बांध चुका है, और संविधान में लिखी हुई बात क्या है? खूंटा है। उस लिखी हुई चीज से बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकते आप। अगर करेंगे तो न्यायपालिका के नजर में आ जाएंगे, आपको जवाबदेही तय की जाएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो आपको सजा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बनाया गया, अब उस पर काम हो रहा है। अगर उस पर बियॉन्ड जाके कोई सरकारें काम कर रही हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके अलग जाके कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या हो सकती है? न्यायपालिका में गुहार लगाई जा सकती है। जो भी इससे पीड़ित है वो जाके न्यायपालिका में अपनी गुहार लगा सकता है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। हमारे संविधान में जहां हमारे जज साहब लोग बैठते हैं, उनके सामने कुर्सी पर देखना, एक औरत खड़ी है और एक औरत के हाथ में तराजू है और उसकी आंखें क्या हैं? बंधी हुई हैं। ठीक है, मतलब क्या है? आंखें बंद भी हो तो क्या हुआ? न्याय हमेशा संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलित न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकता। अगर काम कर सकता है तो आप, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप न्यायपालिका में गुहार लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? जब ये जानेंगे तभी तो। इसीलिए संविधान का पढ़ना हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसे भयमुक्त जीवन जीना है तो। अगर उसे अपने स्वतंत्रता के साथ जीना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिसे समझ में आता हो, अपने स्वतंत्रता के साथ जीने की इच्छा रखता है, लाठी उतना ही भाजे जिससे उसे मजा तो आए लेकिन किसी को चोट न लगे। यही ज्ञान है पॉलिटी, राज व्यवस्था। इसीलिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे बड़े होना तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो भाग 1 में राज्यों, संघ एवं राज्यों की बात की गई है। संघ, यहां पे यूनियन, केंद्र नाम नहीं लिया गया है, संघ नाम लिया गया है। क्या नाम लिया गया है? संघ, यूनियन की नाम ली गई है। और राज्यों की बात की गई है, जैसे भारत में पूरे राज्य दिख रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहां पर आइए, अब भाग दूसरे में क्या है? दूसरे चैप्टर में दूसरा भाग है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। कहां तक बेटा? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10,
कुल कितने हो गए? 7। कितने हो गए? इन 7 चीजों में नागरिकता, सिटीजनशिप की बात की गई है। किसकी बात की गई है? और पहला तो राज्य और संघ की बात हो गई। जब देश तैयार हो गया तो उस देश में कौन रहेगा? लोग ही तो रहेंगे। लोगों के लिए ही ना संविधान बना है कि जानवर के लिए बना है? किसके लिए संविधान बना है? लोगों के लिए बना है। और जानवरों के संरक्षण, उनके प्रति दया भाव रखने के लिए मूल कर्तव्य में इसका वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा, हमारे देश का एकमात्र ऐसा संविधान है जो जीव, पेड़ पौधे, पक्षी, पानी, हवा, इस सब चीजों के संरक्षण की बात करता है हमारा संविधान। हम महान हैं। क्या है? हम महान हैं बेटा। हम उस हवा के संरक्षण की बात करते हैं, हम उस जल के संरक्षण की बात करते हैं, हम उन जीवों के संरक्षण की बात करते हैं जो क्या है? मूक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके भी संरक्षण की बात हमारा संविधान करता है। हम अद्वितीय हैं। क्या है? अद्वितीय। आपसे पूछा जाता है। तो आइए, भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप की बात की गई है, लोगों की बात की गई है कि हमारे देश का नागरिक अगर कोई बनना है, कोई है, तो वो किस आधार पे होगा? जन्म के आधार पे होगा। अगर वो बाहर रहता है तो क्या उसकी नागरिकता रहेगी? हाँ साहब रहेगी, अगर काम के लिए गया है तो। लेकिन क्या अगर वो दूसरे देश में जाके परमानेंटली वहां शिफ्ट हो गया, अब वहीं रहता है, तो क्या देश की नागरिकता रहेगी? अगर वो दूसरे देश का नागरिक बन गया है तो नहीं साहब, कट हो जाएगी। तो नागरिकता मतलब जानते हो? जैसे आपसे पूछा जाएगा नेशनैलिटी क्या है आपकी, राष्ट्रीयता क्या है आपकी, तो लिखते हो इंडियन। क्या लिखते हो? आई एम इंडियन। हम भारत के नागरिक हैं। क्या है? हम भारत के नागरिक। देखो प्रस्तावना की भाषा में कहीं भी वो देखोगे तो लिखा जाता है हम भारत के नागरिक। ठीक है? तो भारत की नागरिकता का वर्णन है लगभग 7 अनुच्छेदों में। नागरिक कौन होगा? अगर कोई नागरिकता की अगर कोई पहचान दिखानी होगी तो किस आधार पर उसको नागरिक बनाया जाएगा? अगर मान लो वो शिफ्टेड है, कहीं और से आ गया है, तो उसको नागरिक कैसे बनाया? जैसे असम में चल रहा है ये मामला, बंगाल असम साइड में चल रहा है, बांग्लादेश से लोग आ गए हैं। ठीक है? रिफ्यूजी ने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्यूजी। तो नागरिकता की पूरा वर्णन हमारे भाग 2 में है। किसमें है बेटा? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अब आते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा मस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा भाग 3। तो भाग 3 में अनुच्छेद, अब देखो सब सीक्वेंस से है, सब जानने की बात नहीं है, बस समझ लो। अरे भाई देश और राज्य बन गया तो राज्य में लोग रहेंगे, लोगों के लिए ही किताब पढ़ाई की बकरी के लिए बना है? किताब बकरी नहीं पड़ेगी। बकरी को तो बस चारा चाहिए और चारा हम देंगे। कौन देगा? हम देंगे। लेकिन अब नागरिकों के लिए बनी, अब नागरिकों के लिए बनी तो नागरिकों का कुछ अधिकार होना चाहिए ना। बिना अधिकार के लोग काम करेंगे क्या? मुझे अधिकार दिया गया है, जाइए अब आप बच्चों को पढ़ाइए। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमें अधिकार है। कोई भी आके थोड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ा देगा, नहीं कर सकता। आपको अधिकार मिला है कि यहां पर आप पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, आपको अधिकार है, ये है ना, आपका अधिकार है। 21 ए तो आपको ये अधिकार मिला है, कोई आपसे पैसा नहीं ले सकता है। समझ आया? तो अधिकारों, अब लोग जब हैं तो लोगों का अधिकार होगा। तो लोगों के अधिकारों का चर्चा किया गया किसमें? भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हर एक अनुच्छेद को पढ़ना जरूरी है। हमारे संविधान में कई तरह के अधिकारों की बात की गई है जिसे हम पढ़ाएंगे या फिर आपको दे देंगे। आपकी पुस्तक में बहुत शानदार, आपकी किसी पुस्तक में देखे हैं? कोई पुस्तक दिखाएं? आपकी पुस्तक में जाके देखिए, प्राइमरी की पुस्तक में बेटा, आपकी पुस्तक में यहां पर देखिए पहले पन्ने पर दिया रहता है, ये देखिए मूल अधिकारों का बकायदा पूरा वर्णन है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अनुच्छेद कहां से लेके 12 से लेके 35 तक का पूरा है। इसमें पूरा आपको एकदम रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। एकदम रट लेना है कि समता का अधिकार का वर्णन कहां है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहां है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संविधान उपचारों का सिद्धांत। अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था बेटा? अनुच्छेद 32 को ही कहा था उपचारों का सिद्धांत है, संविधान उपचारों का। अगर मान लो कोई अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हारे अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हो, तुमसे पैसा लिया जा रहा है, तुम अभी बच्चे हो, अभी 15 साल के, 18 साल से कम हो, 15 साल से कम हो, और तुम्हें किसी विशेष खतरनाक काम में लगा दिया गया है, तुमसे किसी प्लेट धुलवाया जा रहा है, 10 साल के हो अभी, तो क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार है तुम्हें। तुम अनुच्छेद 32 के द्वारा जा सकते हो कोर्ट में और अपने लिए लड़ सकते हो। समझ में आया? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की क्या है? आत्मा है। संविधान की आत्मा कुंजी बहुत चीजों को कहा गया है, प्रस्तावना को उद्देशिका को कहा गया है, कोई ये कहता है, बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि किसी के अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा वह अपने अधिकार की मांग न्यायपालिका में उठा सकता है।
कोई दिक्कत? आपकी पुस्तक में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पूरा बकायदा उल्लेख है, आप जाके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको हम पढ़ाएंगे, इसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर बचेगा समय तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमने बता दिया, ठीक है? कैसे आया, क्या क्या हुआ, ये आगे के वीडियो में देखा जाएगा, लेकिन इतना जान लें, भाग 3 में क्या है? मौलिक, पूछ देगा संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये बस ऐसे पूछेगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भाग 12 से लेकर 35, भाग 10 से लेकर 30, भाग 40 दे देगा तो क्या करोगे? 12 से लेकर, अब देखो भाग 4 में, भाग 4 में क्या है? अब देखो, अब लोगों के लिए भी अधिकार मिल गए, लेकिन राज्यों का भी तो कुछ काम है। लोगों को अधिकार तो मिल गया है, लेकिन राज्यों का भी तो कुछ काम है। हर एक राज्य का उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बदले, जहां की जनता, जहां के लोग एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करते हैं। वहां की सरकारों का उस राज्य में, केंद्र के उस राज्य में स्थापित सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने राज्य में मौजूद हर एक बच्चे का, हर एक बूढ़े का, हर एक वृद्ध का, हर एक लोग के लिए स्वास्थ्य वायु, स्वच्छ वायु, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ परिवेश की व्यवस्था करे, बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध कराए, चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य सरकार की है। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा करती है बेटा, तो उसे माना जाएगा कि वह राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, मतलब ये राज्यों का उत्तरदायित्व है। जैसे आप राज्य का मुखिया चुनते हैं, राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? प्रथम नागरिक तो राज्यपाल होता है, ठीक है ना? लेकिन मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। और आपके मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बेहतर भी काम किया है। लोगों की सुरक्षा को देख के मायने में एक भी चीजों को उन्होंने क्या किया है? डिनाई नहीं किया है। लोगों की सुरक्षा को निर्धारित किया है। यही वह समय था। अब उस पर चर्चा नहीं, मैं मास्टर हूं ना। चलिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यह कहता है कि हर एक राज्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हर एक राज्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने राज्य को बदले। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? वहां के लोगों के रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य और बेहतर इन्वायरमेंट की व्यवस्था करे, बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चल रहे हो, सड़कें टूटी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को तुम चैलेंज कर सकते हो। ये राज्य का कर्तव्य है कि वह बेहतर पानी उपलब्ध कराए, ठीक है? ये हमारे क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। हमारी सुरक्षा पे क्या है? प्रश्न खड़ा होता है। हम लोग राज्य से डिमांड कर सकते हैं। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक राज्य कैसे काम करेगा, एक राज्य का उत्तरदायित्व तो क्या है, इस सब बारों में चर्चा हमारे भाग 4 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 4 क में क्या है कि बेटा राज्य का तो कर्तव्य आपने बता दिया साहब लोग उस पूरे भरे महफिल में। राज्य का तो आपने बता दिया कि राज्य सभी लोगों के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे, उन्हें स्वस्थ भोजन दे, सुरक्षा दे, उनके लिए स्वच्छ वायु की व्यवस्था करे, एक पर्यावरण, बेहतर पर्यावरण की व्यवस्था करे। लेकिन वहां के नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि सरकार ने लगाया टोटी और रातों रात तुम खोल के लेके चले गए। वो पानी पीने के लिए लगाया था, तुम कहे सरकार का है, कौन बोलेगा, हम तोड़ के ले चले गए। सरकार ने सड़क बनाई, तुम क्या किए? रातों रात उसमें का पूरा मटेरियल निकाल के अपने घर में ले जाके लगा लिए। समझाया? सरकार ने विद्यालय बनाया, पता चल रहा है कि कई विद्यालय में तो लोग गाय भैंस बांधते हैं। सरकार ने व्यवस्था दी है बेटा, सरकार, राज्य ने तो ये कर दिया, लेकिन एक नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या हुआ? फिर जोड़ा गया हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को। क्या जोड़ा गया? राज्य का तो ही है, सरकारें तो काम करेंगे, लेकिन सरकार अगर कोई काम करती है तो नागरिक, वहां के रहने वाले नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए भाई। तो भाग 4 को में अनुच्छेद 51 का मस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। दोनों में से एक 100% नहीं 200% पीएनपी देगा। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? ये जान लेना, ये जरूर पूछेगा कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 को। मूल कर्तव्य का, मूल अधिकार का उल्लेख किसमें है? भाग 3। मूल कर्तव्य का उल्लेख निम्न में से किसमें है? अनुच्छेद 51 को। 51 जरूर पूछेगा मेरे बच्चों। हमारी भी कोई ड्यूटी है। हमारे यहाँ मास्टर साहब आए और मास्टर साहब बैठे रहे, चकवे न उठाएं,
सरकारी मास्टर हैं, हम पढ़ाने के लिए थोड़ी हम भर्ती हुए हैं। नहीं, आपका कर्तव्य, जैसे बड़े मास्टर साहब लोग कहते हैं कि ये लड़के पढ़ते ही नहीं है, घर कोई काम करने और घर वाला कोई समझाता नहीं है। अरे यार, घर अगर कोई समझाना होता तो तुम्हें सरकारी मास्टर थोड़ी बनाया जाता। आपको कोई प्राइवेट वाले मास्टर के जैसा बनाया जाता कि उसके घर वाले होमवर्क उसका करेंगे। हम ही है माता, हम ही पिता हैं, हम ही है बंधु, हम ही सखा हैं। सरकारी मास्टर मतलब सब कुछ। आपको एक गरीब, आपको अपवंचित वर्ग के उस विद्यार्थी को पढ़ाना है जिसके अभिभावक भी नहीं पढ़े हैं, जिसकी माता भी नहीं पढ़ी हैं और उनकी पुश्तें कभी स्कूल का मुंह नहीं देखी हैं। इसीलिए आपको नियुक्त किया गया है कि आप उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा भी दीजिए और उनसे प्यार कीजिए और माता पिता से अधिक उनके साथ रहकर उनके भविष्य को संवारने का काम करिए। इसलिए सरकारी अध्यापक बनाया जाता है। सरकारी अध्यापक, खास करके प्राइमरी अध्यापक, अन्य सभी अध्यापकों की श्रेणी से बहुत ऊपर है। समझ में आया? इसीलिए कसम खाओ कि अगर बनोगे तो प्राइमरी का अध्यापक बनोगे। क्या बनोगे? प्राइमरी का अध्यापक। क्यों? अगर ईश्वर का कहीं पद है, अगर ईश्वर कहीं बैठा है तो सरकारी स्कूल के कुर्सी पर नहीं, सरकारी स्कूल के ग्रीन बोर्ड पर खड़ा वो मास्टर है। केवल सरकारी स्कूल, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मास्टर वो भी है। ठीक है? यहां पर वो अध्यापक है जिसे बच्चे को पढ़ाना भी है, दुलारना भी है, बच्चे को समझाना भी है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसकी कॉपी में लिखना भी है, उसके माँ का भी कर्तव्य निभाना है, उसके पिता का भी कर्तव्य निभाना है, उसके परिवार का भी कर्तव्य निभाना है और एक अध्यापक का भी कर्तव्य निभाना। इसीलिए तो इतनी इज्जत है सरकारी मास्टर की। समझ आया? चलिए, तो याद रखिएगा बेटा, एक कर्तव्य है, सबकी ड्यूटी है। और याद रखना, सारे कर्तव्यों के याद 11 कर्तव्य हैं टोटल। देखो, सब पढ़ेंगे आगे। देखो, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को जरूर पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। अब आते हैं भाग 5 में। भाग 5 कहां से कहां तक? अब जल्दी जल्दी हम रिपीट कर देते हैं बस। भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो 52 से लेकर 51 तक संघ सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र में जो बैठी सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार के बहुत सारे अंग है। राष्ट्रपति कैसे होंगे, प्रधानमंत्री कैसे होंगे, ठीक है ना? ये सब चीजें कैसे काम करेंगी, तो केंद्र संघ सरकारें कैसे काम करेंगी, क्या उनकी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे वो काम करेंगे, सबकी चर्चा है। देखो, बहुत लंबा है, बहुत लंबा सेक्शन है ये। देखो, 52 से लेकर 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद होगा, उसमें चर्चा किया गया है पूरा, इतना बड़ा। ठीक है? तो भाग 5 में जाओ, 151 से लेकर 237 तक, ये तो और ज्यादा है, लेकिन थोड़ा इससे कम ही ना है। इसमें राज्य सरकारों का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मंत्रिमंडल, ये सभी लोग कैसे काम करेंगे इस पर चर्चा होगी। कैसे उनकी नियुक्ति होगी, कौन उसको नियुक्त करेगा, कैसे उनका वो सब होगा, ये सब चीजें कौन किस में होगा? भाग 6 में। तो भाग 5 में क्या होगा? केंद्र का, संघ का, संघ राज्य कैसे काम, संघ कैसे काम करेगा वैसे। भाग 6 में राज्य कैसे काम करेगा वैसे। भाग 7 में आते हैं, तो भाग 7 में किसका वर्णन है? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को हटाया गया, इसको जानने की जरूरत नहीं है। आते हैं भाग 8। भाग 8 में ये भी जानने की जरूरत नहीं है। 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन कैसा होगा। केंद्र शासित, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली केंद्र शासित है, और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप है ना, बहुत सारे। तो केंद्र शासित राज्यों में कैसे प्रशासन होंगे, इस पर चर्चा की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों का बात, मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। पंचायतों का वर्णन किस में मिलता है? भाग 9 में। अब भाग 9 क में किसका मिलता है? तो नगर निकाय, किसका? नगर निकाय, नगर पालिका परिषद जो नगरों में होते हैं, ठीक है ना। भाग 11 में देखो, तो संघ और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कौन इसका निवारण करेगा, बहुत सारी चीजों पे सबका एक एक चीज दिया गया है। अगर मान लो कोई समस्या नहीं आ गई तो वही कहा जाता है संविधान संशोधन। क्या कहा जाता है? भाग 15 में देखो, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन, हमारे देश में जो भी चुनाव होंगे, वयस्क मताधिकार होता है 18+, तो जो भी चुनाव होंगे वह चुनाव किस प्रकार होंगे, कौन कराएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सब निर्वाचन होता है ना। तो निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन के बारे में भाग 15 में किया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हम जिस पे ट्रिक ला रहे हैं वो याद रखिएगा। भाग 17 में देखिए, भाग 17 में राजभाषा, मस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? नहीं, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। भाग 17 में इसका उल्लेख है। 343 से लेकर, याद रखना, 343 राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, ठीक है ना, याद रखना। 343 से 351 राजभाषा के बारे में बात किया गया है। अब बड़ा प्रश्न आता है, थोड़ा आपसे थोड़ा हम पूछ लेना चाहते हैं, थोड़ा बताइए
क्या राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14? तो बोलो, क्या है शर्मा रहे हो? तो अच्छा, हिंदी दिवस मना रहे हो तो हमें ये बताओ, क्या हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दे दिया जाए? थोड़ा सोच के बताओ। हिंदी बड़ा आसान है, सबको आता है यार, दे देते हैं, थोड़ी भलाई हो जाएगी। राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया तो समझ रहे हो, कहीं भी खड़ा होकर हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दे दिया जाए? हाँ, क्यों दे दिया जाए भाई? फिर आंध्र प्रदेश वाला आएगा तो क्या कहेगा? हमारे साथ धोखा हो गया। बंगाल वाला आएगा तो वह कहेगा कि हमको हमारे साथ धोखा कर दिया तुम। अच्छा, हम बंगाली होके हम हिंदी सीख सकते हैं तो हिंदी वाले इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? हम भी तो समस्या का सामना कर रहे हैं। नहीं हो सकता है बेटा ऐसा, क्योंकि हम विविधता में एकता के क्या है? प्रतीक है। हमारे पास अनगिनत जातियां हैं, अनगिनत धर्म हैं और अनगिनत भाषाएं हैं, अनगिनत रूप हैं, अनगिनत रंग हैं, अनगिनत परंपराएं हैं और अनगिनत संस्कृति का धरोहर है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा संविधान इसीलिए अद्वितीय है और ऐसा संविधान इतने वर्षों में जो तैयार हुआ है, इसी का परिणाम है कि आज भारत 75 वर्षों से ऐसे चल रहा है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश बिखर गए, टूट गए, क्या से क्या हो गए, लेकिन भारत आज भी वहीं झंडा गाड़े है और भारत पूरे विश्व की चौथी जीडीपी बनने जा रही है। हम अद्वितीय हैं और इस संविधान की पूजा आवश्यक है, क्योंकि यह संविधान की देन है। ठीक है, संविधान ऐसा तैयार हुआ है। नहीं कर सकते बेटा, हाँ नहीं कर सकते। हम भाषाओं को तवज्जो देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। किसी भाषा के साथ अगर समस्या आ रही है तो उसके साथ आरक्षण की व्यवस्था, जैसे किसी भी परीक्षा में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बीच प्रतियोगिता जब होता है, लिखित प्रतियोगिता, ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखित, तो देखो लिखित जब प्रतियोगिता होगी बेटा तो आपको भी पता है कि इंग्लिश में लिखना आसान है, हिंदी में लिखने में आसान तो है, समय लगता है। तो समय का प्रबंध बस कर दिया जाए तो हिंदी माध्यम कभी पीछे नहीं रहेगा। जानकारी में कोई कमी नहीं है। हिंदी में क्या होता है, पहले कहा जाता है बाबू लिखो बाबा जी का डंडा, सिपाही का डंडा और भाई क्या है, गोल गोल अंडा, सिपाही का डंडा, बाबा के मुंह। अब बोलो बाबू, है सिरो रेखा जब तक नहीं खींचोगे तब तक इसे को नहीं माना जाएगा। मतलब बड़ा समय लगता है। ए लिखना है तो ए फट से लिख दिया, लेकिन को लिखने में बड़ा समय लगता है। चलो को तो लिख दिया, लेकिन जब लाइन नहीं खींचेंगे, लाइन खींचने के लिए कलम उठाना जरूरी है। लेकिन इंग्लिश लिखने में कलम नहीं उठा सकते। तुम बढ़िया हो तो बिना कलम उठाए लिख लोगे, शब्द जब बदलोगे तभी कलम उठाओगे। इसमें एक एक अक्षर उठाना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदी में समय अधिक लगता है। तो मेरे बच्चों, जब आप कभी ऐसा होना, कहीं जाना, हो सकता है तुम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लोकसभा में जाके बैठ जाना, तो जाके क्या करना, हिंदी को 20 मिनट और ज्यादा दे देना। कहना कि परीक्षा 3 घंटे की होगी, अंग्रेजी माध्यम 3 घंटा, हिंदी माध्यम 3 घंटा 20 मिनट। अब कोई कहेगा कि सेंटर कैसे तैयार करें? इंग्लिश मीडियम वालों का अलग सेंटर तैयार कर दो, हिंदी मीडियम वालों का अलग सेंटर तैयार कर दो। दिक्कत क्या है, वहां का कॉपी अलग से कलेक्ट करना। चाहे सेंटर एक ही तैयार रखो, एक क्लास में इंग्लिश मीडियम बैठा रहेगा, एक क्लास में हिंदी मीडियम बैठा रहेगा, जैसे होता है परीक्षा। ठीक है, तो समय का आरक्षण बस दे दिया जाए तो हिंदी मीडियम आगे जाएगा। हिंदी मीडियम क्यों पिछड़ रहा है? यही कारण है कि हिंदी मीडियम को लिखने में थोड़ा समय लगता है। आगे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो राजभाषा नहीं दिया जा सकता, ये कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ जरूर कर सकते हैं। क्या? समय का आरक्षण दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है तो कोई घंटा 3 पेपर का है, तो उन बच्चों को क्या करना पड़ता है, 3.5 घंटा समय दिया जाता है। तो समय का दिया गया ना, क्योंकि एक बच्चा दिव्यांग है तो धीरे धीरे लिखेगा, हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। तो भाषा के आधार पे हम इस प्रकार के अन्याय को हम क्यों समर्थन कर रहे हैं? अगर इंग्लिश, हम भी जानते हैं इंग्लिश में कोई पढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन अगर हिंदी कोई पढ़ रहा है तो उसे भी समानता, आरक्षण क्या है, सबको समान अवसर देना। सबको आरक्षण का मतलब किसी को उठाना नहीं है, आरक्षण का मतलब सबको समान अवसर देना है। समान अवसर दिया जाए, समान परिस्थिति के साथ, तब देखा जाए कौन शेर और कौन जो भी। हम मास्टर अनुच्छेद 18 में 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का उपबंध किया गया। अगर मान लो कोई कारण बस हो गया तो आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी जाएगी। कब? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 20 में आ जाते हैं तो अनुच्छेद 368 क्या है, संवैधानिक संशोधन। देखो संविधान संशोधन 368 याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई बात आ गई
हमें अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना है तो हम संविधान संशोधन के द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा। और 368 में क्या प्रावधान है? संविधान संशोधन का प्रावधान है। और यह भाग 20 में इसका वर्णन है। भाग 21 भी है, वो न जानिए, भाग 22 जान लीजिए, हालांकि ये भी नहीं पूछेगा। भाग 22 में क्या है? 393 से लेकर 395 तक संविधान का संक्षिप्त नाम और हिंदी की प्राधिकृत भाग का। अब हम लोग जो भाग पढ़ लिया, अनुच्छेद पढ़ लिया और अनुच्छेदों के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, जिस भाग में जो भी बातें कही गई उसको जान लिया। तो अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं, कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को जानना बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता, कितना संख्या में है? 12। ठीक है। कुल भाग कितने हैं? 25। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 465 ले लो। ठीक है, 470 ले लो। गूगल कर लेना परीक्षा देने से पहले। ठीक है, परीक्षा देने से पहले गूगल कर लेना। और उसके बाद एक उद्देशिका है, ये जान लिया। अब अनुसूचियां 12 है, तो इस सारी अनुसूचियों को, अच्छी बात है ना, वो बच्ची सर्च करके आई, अच्छी बात है। एक बार पढ़ने से पहले सर्च भी कर लिया करो। अब जानते हैं बेटा अनुसूचियों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेना कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उस पर टिक लगा देंगे। पहली अनुसूची क्या है? भारत और राज्य के घटक। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हो चुके हैं। और केंद्र शासित घटक में किस प्रकार से क्या होगा, उनका उल्लेख है। यह हमारी पहली अनुसूची में क्या है? वर्णित है। ठीक है, राज्य घटक और केंद्र शासित घटकों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे और पेंशन की क्या व्यवस्था है, इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। कितमें? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की व्यवस्था है कि अगर मान लो कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो उनका शपथ ग्रहण कराएगा कौन? अन्य मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कैसे होंगे? मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन कराएगा? त्यागपत्र कैसे देगा? ये सारी व्यवस्था, शपथ ग्रहण की व्यवस्था किसमें है? तीसरी अनुसूची में। ये अलग से इसका कराया जाएगा क्योंकि आपसे पूछता है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य और संघ जो भी हैं, ठीक है, संघ मतलब यूनियन, क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों से राज्यसभा में, जैसे 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, पढ़ा जाएगा, इसको भी जाना जाएगा, कितनी सीटें होती हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं लोग। तो राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व जाएंगे किसी क्षेत्र से, इसके बारे में चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। यह भी नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और वहां पे किस प्रकार से नियंत्रण होगा उस क्षेत्र में, इसकी व्यवस्था, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और भी जो क्षेत्र हैं, मिजोरम, इन जनजातीय क्षेत्रों में, यहाँ पे जो जनजातियां निवास करती हैं, इन जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रशासन होगा, इसका उल्लेख है किसमें? छठी अनुसूची में। ये जानने की जरूरत नहीं है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जानना जरूरी है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होगा, शक्तियों का बंटवारा मतलब किस विषय पर केंद्र काम करेगा, किस विषय पर राज्य काम करेगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस पे बहुत बड़ी जनसंख्या है जिस पर यह काम होना है। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों को न केंद्र में रखा गया न राज्य में रखा गया। इन्हें कहा जाता है शक्तियों का बंटवारा का मतलब सूची। क्या बेटा? यह केंद्र सूची का विषय है। क्या सूची का विषय है बेटा? केंद्र सूची का विषय है। तो केंद्र सूची का विषय ये बहुत पहले ही, हमारे संविधान निर्माण से पहले ही ये चीजें थी। बहुत पहले देखो, संघ सूची कहा जाता है, केंद्र न बोल के संघ, क्या बोला जाएगा? संघ। संघ सूची में जो बहुत पहले तैयार हुआ था अंग्रेज के समय में ही, तो संघ सूची में कुल 59 विषय थे, लिख लेना। राज्य सूची में 54 विषय थे। और जब ऐसा विषय, ऐसा कार्य क्षेत्र जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, वो टोटल 36 था पहले। लेकिन वर्तमान में क्या है, आपसे पूछा जाएगा। केंद्र संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। जैसे टैक्स कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा? संघ करेगा। कौन करेगा? और मान लो कि कहीं बाढ़ ग्रसित हो गया, कहीं अकाल पड़ गया, तो यह किसका विषय होगा? दोनों का हो सकता है। यह निर्भर करता है कैसा है। जैसे कृषि से संबंधित अकाल पड़ गया, कृषि वाला पता, राज्य लोग वो करेंगे। बहुत बड़ा अकाल पड़ गया तो केंद्र भी चलाएगा। समझ आया? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपसे पूछा जाएगा, बस याद रखिए। पूछा जाएगा आपसे, शिक्षा किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची,
तीसरा बात आता है समवर्ती सूची। क्या आता है बेटा? तो समवर्ती सूची में देखो, संघ सूची में कुल वर्तमान में 97 विषय हैं, राज्य में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। मतलब शिक्षा पे जैसे आप लोग फ्री में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, तो इस पे केंद्र 60% पैसा देती है और राज्य 40%, तो अब आपकी पढ़ाई मुफ्त में हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। यही आपसे पूछा है, अब यह नहीं पूछेगा कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों इसका विषय है केंद्र का, राज्य का। राज्य इनकी नियुक्तियां करती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो राज्य करता है, बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो केंद्र करता है। ठीक है, जैसे जिले में जिलाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, कौन? संघ द्वारा किया जाता है। कौन करता है? तो याद रखना, पहले कितना था बेटा? 59, 54, 36, 59, 54, 36, लेकिन अब 97, 61, तो कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इसी में है सातवें अनुसूची में इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किस कार्य को केंद्र करेगा और किस कार्य को राज्य करेगा और किस कार्य को ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा विषय है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। 8वां क्या है? तो भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। 8वें अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारत में 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया। कुल 22 राजभाषाएं आप लोग पता करके आइएगा। ठीक है, तो राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची क्या है? तो अब देखो, पहले 8 ही थी, तुम्हें भी पता है। संविधान निर्माण जब हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। उसके बाद ये जोड़ी गई है। तो 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई और वो भी संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति पर राज्य का अधिग्रहण होगा। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति पहले क्या था? अधिकार था। क्या था? यह नागरिक का अधिकार होगा उसकी संपत्ति पर। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को छीनकर इसे राज्य का अधिग्रहित क्षेत्र कह दिया गया। और इसे अनुच्छेद, अभी आपने देखा होगा, 300 नहीं लिखा गया था, 300 को में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। संपत्ति नागरिक का अधिकार नहीं, राज्य के अधिग्रहण क्षेत्र में होगा। उस पर किसका अधिकार होगा? राज्य का। किसका अधिकार होगा? राज्य का। तो अधिकार नहीं है, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इस पर कौन करता है अधिकार? राज्य। ठीक है, तो आइए, तो अब 9वीं अनुसूची हो गया। संपत्ति का पर राज्य का क्या होगा? अधिग्रहण होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कब हुआ? 9वीं अनुसूची के साथ हुआ। बहुत बड़ा मामला था, केशवानंद भारती मामला कह दिया। केरल, दक्षिण भारत में हुआ था। संपत्ति को लेकर लोग क्या कर रहे थे? सरकारें वो कर रही थी, तो बहुत बड़े संपत्ति केशवानंद भारती, ये आप नहीं समझिए, अभी बहुत बड़ी चीज है। ये लोग जब उनके संपत्ति का अधिग्रहण करने लगे तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े पैनल के साथ यह बात आई। किसी केशवानंद भारती मामला है जिसमें संविधान के मूल संरचना का विषय निकल के आया, मूल अवधारणा निकल के आया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? राज्य का अधिकार मान लिया गया। जैसे आपके खेत में अगर आज ही पेट्रोलियम पदार्थ निकल जाए तो आपका खेत क्या सरकार ले लेगी? क्या कर लेगी? अब आपका अधिकार नहीं रहेगा, नहीं मेरे खेत से निकला है, इसका पूरा मालिक मैं हूं। ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? अब मान लो तुम्हारे खेत से मान लो कि निकल ही गया पेट्रोल, ठीक है, जीवाश्म दबे थे, मान लो निकल गया। मान लो कई कुंटल सोना निकल गया तुम्हारे खेत में, राजा महाराजा का था वहीं पर। अब उसको कहां बेचोगे तुम? उस पेट्रोल को तुम परिष्कृत कैसे करोगे? उसको निकालोगे कैसे? तुम्हारी पहुंच है? तो राज्य ले लेगी, सरकार ले लेगी, तो सरकार का बहुत बड़ा दायरा है ना, वो आराम से काम करेगी, उसका लाभ मिलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अच्छी भी बात है, अच्छी ही बात है, अच्छी भी बात नहीं, अच्छी ही बात है। 10वीं अनुसूची क्या थी? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल का कानून से संबंधित उल्लेख है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। 11वीं अनुसूची क्या है? मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। यह 11वीं अनुसूची ऐसे न देके ऐसे दे देता है। अब 12वीं अनुसूची कैसे दे देगा? ऐसे दे देगा, समझ रहे हो ना। 10वीं तो जान ही रहे हो, 9वीं कैसे दे देगा? ऐसे करके दे देगा। याद रखना, 11वीं अनुसूची क्या था? मस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायत राज्य के कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया।
कि अब पंचायत, अब क्या स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई। अब केवल संघ और राज्य ही केवल क्या करेंगे, लोगों के बीच राज नहीं करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। अब गांव को भी अधिकार दे दिया गया कि गांव में लोग मुखिया चुने और गांव के लोग को फंड दिया जाएगा, मुखिया को अपने ग्राम सभा का विकास करेगा। बहुत अच्छी बात है ये। पंचायत राज व्यवस्था, स्थानीय सरकार की व्यवस्था यहां से शुरू होती है। यह आपसे पूछा जाएगा। स्थानीय स्वशासन, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। स्थानीय स्वशासन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंचायत राज्य के कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया या जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1993। अब देखो 12वां अनुच्छेद क्या कहता है? अब जब गांवों में जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो शहरों में भी होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं? अब मान लो गोठा रसूलपुर में हो रहा तो देवरिया में भी होना चाहिए कि नहीं? वहां पर भी नगर पालिका का विकास होना चाहिए कि नहीं? तो वहां पर भी क्या किया गया और नगर क्षेत्र में भी क्या किया गया, फिर से तुरंत, हालांकि 94 न लागू के लिए 93 ही लिख लो, थोड़ा सर्च कर लेना तुम लोग भी, 93 ही 74वां संविधान संशोधन लाया गया, तुरंत लाया गया, कुछ ही महीने में लाया गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय, नगर पालिका में के 18 विषयों का उल्लेख किया गया और उनके कार्यों का क्या किया गया, दायरा बढ़ाया गया, एक अधिकार दे दिया गया। सबसे बड़ी बात, आपके गांव में, आपके गांव के मुखिया के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो अपने अपने गांव के विकास के लिए वो काम कर सकते हैं। भारत सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं ला रही है जिससे स्थानीय स्वायत्तता का क्या हो और विकास हो सके, ठीक है। आप भी एक सपना पालिए, पढ़ लिख के ग्राम प्रधान का ख्वाब देखिए और अपने गांव का विकास करिए, ठीक है। तो ये अनुसूचियां पढ़ लिया, अनुच्छेद जान लिया, अनुसूचियां जान लिया, ठीक है। संविधान संशोधन आप लोग देख लीजिएगा कितने संविधान संशोधन हुए हैं, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 11वां और 12वां और ये 7वां और 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितने भाषा है, राजभाषा? 22 राजभाषाओं के बारे में उल्लेख मिला है, ये आपसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये परीक्षा में आएगा, ठीक है।